नमस्कार, मैं संदीप तिवारी। आरओ एआरओ के एग्जाम में मैथ्स का रोल सच में बहुत कम होता है। अभ्यर्थी भी इस पर बहुत ज्यादा परेशान नहीं रहते हैं, लोगों को इतना इस पर प्रेशर लेने की जरूरत भी नहीं रहती है। लेकिन हम सब जानते हैं कि हर एक परीक्षा में एक एक सवाल और एक एक अंक बहुत कीमती होता है। ऐसे में अगर हमें 7 से 8 या 9 सवाल मिलते हैं मैथ से, तो उसकी प्रिपरेशन पर हमें फोकस करना चाहिए। हम सबका स्तर और हम सबकी प्लानिंग में मैथ नहीं शामिल होता है, और ऐसे में हम अगर एक दो सवाल से हमारा सिलेक्शन रुक जाए तो हमारे लिए बड़ी दुर्भाग्य की बात है। और हम कोशिश कर रहे हैं कि आपके सिलेक्शन में कोई भी विषय बाधा ना बने। ऐसे के लिए हम प्रयास गणित के स्तर पर भी कर रहे हैं। मैंने एक सेशन आपको लेकर दिया भी था, जिसमें मैंने कुछ सिलेक्टेड और इंपॉर्टेंट सवालों को हल भी करवाया था। आज मैं फिर से आपके सामने 10 महत्वपूर्ण सवाल, केवल 10 सवाल, और इसके अलावा मैं 5 सवाल का सेट और आपको केवल दूंगा, तो जहां से मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको 2 से 4 सवाल मिलते हुए नजर आएंगे परीक्षा हाल में। तो आप सभी लोग अपनी प्रिपरेशन में इसको शामिल करिए। वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, कमेंट्स दीजिएगा, और अगर आपको लगे कि एक सेशन और की जरूरत है तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। बाकी हम यहाँ पर एक एक सवाल की व्याख्या, और ये सवाल सच में आपके प्रीवियस ईयर के ही हैं, जो पुराने पूछे गए हैं। मुझे उस पर कनेक्टिविटी दिखी, उन सवालों पर, उन सवालों के रिपीटिशन के चांसेस दिखे, इसीलिए मैं उन सवालों को आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ। ऑर्डिनरी सवालों को लेना कोई उद्देश्य नहीं है, मुझे ऐसा जल्दबाजी नहीं है कि मैं कोई भी सामान्य सवाल उठा करके आपके सामने चलाऊं। मैं एकदम अगर सटीक सवाल ले रहा हूं, सटीक सवाल पाता हूं, तो उन्हीं सवालों को लेकर के आपके सामने प्रेजेंट करता हूं। 10 सवाल इस सेशन में है, मन लगाकर एक एक सवाल का सलूशन करिए। आप अच्छे से देखिए, मैं इसका डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ जो टेलीग्राम ग्रुप दिया है उसमें पीडीएफ डलवा दूंगा, आप उसको भी देख सकते हैं। तो सबसे पहले उन 10 सवालों की कनेक्टिविटी में अगर आप देखेंगे तो पहला सवाल क्या दिख कर आ रहा है। पहला सवाल साफ साफ है कि यह एक वेन डायग्राम का सवाल है। आप देखिएगा तो मैंने सीधा सीधा स्क्रीनशॉट लगवाया, कोई टाइप बाइप नहीं करवाया, ठीक है। तो यह स्क्रीनशॉट आपके सामने है, आप इसको देखिए और इसके सवाल का सलूशन आप लोग प्लान करिए। कैसे है सवाल थोड़ा समझिएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जिस सवाल को आप देख रहे हैं यह वेन डायग्राम का सवाल है। वेन डायग्राम अभी आपने देखा होगा कि जूनियर असिस्टेंट का पेपर हुआ था। जूनियर असिस्टेंट के उस पेपर में 3 सवाल गणित से आए थे। मतलब जूनियर असिस्टेंट ऐसी गणित ऐसा मतलब एग्जाम है जहां पर मैथ बिल्कुल नहीं रहता, बल्कि आपके यहाँ तो सिलेक्टेड है कि मैथ जीएस के हिस्से में आ जाता है, लेकिन वहां नहीं आता है। लेकिन उसमें भी 3 सवाल दिए गए थे और 2 सवाल वेन डायग्राम के थे। 2 समूह और 3 समूह पर आधारित सवाल थे। एक आपका परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का सवाल था। इस सवाल को भी पढ़िए, देखिए क्या कहता है। 25 लोगों के एक समूह में 12 लोग फ्रेंच पढ़ते हैं, 15 लोग अंग्रेजी पढ़ते हैं। आप सवाल की वर्डिंग को समझिएगा। जबकि उनमें से 6 लोग इन दोनों को नहीं पढ़ते हैं, बिल्कुल नहीं पढ़ते हैं। उनमें से कितने लोग फ्रेंच तथा अंग्रेजी दोनों पढ़ते हैं। जब भी वेन डायग्राम का सवाल आए तो समूह को प्रॉपर कैटेगराइज किया करिए। समूह जैसे कह रहा है कि हमारा 25 का समूह था, मतलब ये 25 लोगों का ग्रुप था। 12 लोग फ्रेंच पढ़ते हैं। देखिए एक अपडेट जैसे ऐसे समझा गया, जैसे मैं कह रहा हूं 12 लोग फ्रेंच पढ़ते हैं, तो 12 लोग और भी कुछ विषय पढ़ सकते हैं, ऐसा नहीं कि फ्रेंच ही पढ़ते होंगे। हाँ, अगर मैं ये कहता कि 12 लोग केवल फ्रेंच पढ़ते तो अन्य विषय को नहीं पढ़ते होते। इस बात को समझिएगा। केवल जैसे होता नहीं कि इसमें शामिल होना और केवल इसी में शामिल होना, ये 2 अलग अलग बातें होती हैं। तो ऐसे के लिए हम एक डायग्राम बनाते हैं जिसे वेन डायग्राम कहते हैं। 2 अलग अलग विषयों का, एक तो फ्रेंच का बना देता हूं और एक किसका बना देता हूं, अंग्रेजी का। ठीक है, फ्रेंच और अंग्रेजी का मैंने देखिए 2 डायग्राम हमने यहां पर क्रिएट कर दिया। ठीक, फ्रेंच एंड इंग्लिश। सवाल कहता है कि 25 लोग का समूह था, 12 लोग फ्रेंच पढ़ते हैं, तो फ्रेंच में टोटल कलेक्शन हो गया 12 लोगों का, और इंग्लिश पढ़ने वाले लोगों की संख्या 15 है, आप देख पा रहे हैं। लेकिन एक कंडीशन इसने मेंशन कर दिया है कि है तो 25 लोग, बट उस 25 में 6 लोग इन दोनों विषयों को नहीं पढ़ते हैं, तो हम 25 में से 6 घटा देते हैं। 19 सदस्य यहां पर रहते हैं। टोटल कितने सदस्य हैं? 19 सदस्य हैं, जो कि या तो फ्रेंच पढ़ते हैं, या तो अंग्रेजी पढ़ते हैं, या तो दोनों विषय पढ़ते हैं। मतलब जैसे अगर यह सवाल कहता कि प्रत्येक सदस्य जो 25 शामिल हुए थे, इनमें से कोई ना कोई विषय जरूर पढ़ते हैं, चाहे फ्रेंच पढ़ते हैं, चाहे इंग्लिश पढ़ते हैं, चाहे दोनों पढ़ते हैं, तो अब हम जरूर यहां पर 25 के 25 को अपने समूह में शामिल करते। अभी हमारे समूह में जो पढ़ने वाले सदस्य हैं केवल 19 हैं। अब अगर मैं आपसे कहूं कि 12 लोग फ्रेंच पढ़ते, तो इस पूरे सर्कल का जो अमाउंट है इस गोले का, जो हमने लाल कलर से प्रेजेंट किया है, 12 को प्रेजेंट कर रहा है। जबकि ये जो ग्रीन कलर वाला गोला है पूरे समूह के 15 लोगों को कलेक्ट कर रहा है। ठीक है, ये जो हिस्सा होता है वो केवल जैसे केवल एक विषय अर्थात केवल फ्रेंच वाले हैं। यह जो हिस्सा होगा केवल अंग्रेजी वालों का होगा। यह संख्या जो होगी वो टोटल के लिए मतलब दोनों से कनेक्ट रहने वाली, वो फ्रेंच पढ़ने वाले भी, अंग्रेजी पढ़ने वाले भी है। अगर मैं आपसे कहता केवल फ्रेंच पढ़ने वाले लोग की संख्या, तो आप कह सकते थे 12 - n। मैं कहता केवल इंग्लिश पढ़ने वालों की संख्या, तो 15 - n।
इन सभी को जोड़ दीजिए और जोड़कर किसके बराबर कर दीजिए बताइए, जोड़ करके यहां पर 19 के बराबर कर दीजिए। तो आप इसको जब जोड़ेंगे तो कितना होगा, 12 माइनस एन, प्रॉपर देखिए ऐड कर देते हैं हम लोग, 12 माइनस एन प्लस एन है प्लस 15 माइनस एन, ठीक है, बराबर आप 19 कर दीजिए, एन एन से कटेगा, 12 15 27 माइनस एन बराबर 19 हो गया, एन उधर कर दीजिए और 27 19 से घटेगा तो 19 8 27 होता है। तो राइट सोल्यूशन इस सवाल का बताएं कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, जो सी ऑप्शन में आपको देखने को मिलेगा। तो सी ऑप्शन इस सवाल का करेक्ट हल है, प्लीज सभी लोग उतार लें, राइट सोल्यूशन के रूप में इसको शामिल कर लें, और मुझे लगता है कि इस सवाल की कनेक्टिविटी आपको एकदम स्पष्ट हुई होगी। प्लीज सभी लोग नोट करिए। क्लियर, आगे सवाल पर बढ़ता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ है, एक धनराशि 7% सालाना ब्याज की दर पर 5 वर्ष में 540 हो जाती है, यही धनराशि 9% साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्ष में क्या हो जाएगी। बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन है, दोनों के एक तुलना के आधार पर सवाल को जनरेट किया गया है। कोई प्रिंसिपल है और प्रिंसिपल दोनों परिस्थितियों में सेम है। साधारण ब्याज का जो प्रोसेस होता है वो सिंपली पैसे के कन्वर्जन को समान रूप से लेकर चलने पर आधारित होता है। मतलब जैसे पहले साल का जो ब्याज होगा वही दूसरे साल का, वही तीसरे साल का, वही चौथे साल का, और यह प्रक्रिया चलती रहती है। आप इस प्रोसेस को समझिएगा। जैसे इसने कहा कि देखिए दो परिस्थितियां हैं, एक परिस्थितियों में ब्याज दर है 7%, करेक्ट है, और साथ साथ 5 वर्ष का समय है, और ऐसे में हमने कहा कि यह जो पैसा हमारा था तो पैसा कितना हो जाता है 540। एक धनराशि 7% की ब्याज दर पर 5 वर्ष में 540 हो जाती है, मतलब अमाउंट हो जाता है। अब आपसे सवाल कहता वही धनराशि, पैसा वही रहेगा, ब्याज दर आपकी हो जाएगी 9%, 2% बढ़ गई, और समय आपका देखिए क्या बोला है, यही धनराशि 9% सालाना साधारण ब्याज की दर से, समय आपका इसने घटाकर 3 वर्ष कर दिया। 3 वर्ष में कितना हो जाएगी ये हमको बताना है। आपको मैं बता दूं कि जो साधारण ब्याज होता है, साधारण ब्याज, इसको बहुत ध्यान से समझिएगा, साधारण ब्याज प्रतिवर्ष समान रहता है, ठीक है, प्रतिवर्ष क्या रहता है, समान रहता है, अर्थात जो पहले साल का ब्याज होगा वही दूसरे साल का, वही तीसरे साल का, इस प्रकार से कनेक्ट रहता है। मैंने जब जब ब्याज पढ़ाया है आप लोगों को तो मैंने ऐसे बताया है कि दर को समय के साथ मिला दीजिए, जैसे ही मिलाते हैं तो ब्याज को ही रिलेट करता है। मतलब इधर ब्याज की बात करो तो 7 × 5 = 35% है, और इधर ब्याज की बात करें तो 9 × 3 = 27% है, करेक्ट है। और अमाउंट होना मतलब आप खुद समझ लो कि हमारे पास अगर कोई पैसा 100 रुपए था या 100% था प्रिंसिपल, तो 100 में 35 जुड़कर यह 135 हो गया था, और अब हम चाहते हैं कि 100 में 27 जुड़कर 127 हो जाए। तो 135% का मान अपने को दिया था इस सवाल में, कितना दिया था बताइए, 540 दिया था, करेक्ट है, देख पा रहे हैं आप लोग। अब हम चाहते हैं कि 127 का मान कितना हो जाएगा, तो यही हमारे सवाल का सही सोल्यूशन है। आप लोग इसको ट्राई करिए, देखिए अपने आप सवाल हल होता दिखेगा, जैसे परसेंट से खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब यहां पर देखिए 15 × 9 = 135 होता है, 15 × 3 = 45, 15 × 6 = 90 होता है, 9 × 4 = 36 होता है, 4 बार गया, वैसे भी 4 बार चला जाता। 127 को 4 से गुणा करें, 4 × 7 = 28, 4 × 2 = 8, 8 × 2 = 10 की शून्य हाथ से ले, 4 × 1 = 4, 1 × 5, 508 रुपए हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर आपको यहां पर दिया हुआ डी में। तो डी ऑप्शन राइट सोल्यूशन है, 508 इज द करेक्ट सोल्यूशन फॉर द गिवन सम। आपके सामने है कि 7% सालाना ब्याज की दर पर 5 वर्ष में अगर 540 होता था, तो 9% की दर पर 3 वर्ष में वो पैसा आपका 508 रुपए हो जाएगा। डी ऑप्शन सवाल के लिए राइट सोल्यूशन माना जाएगा। करेक्ट आंसर आप लोग नोट कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में भी आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, यहां पर इस सवाल पूछा गया था और परसेंटेज का बहुत ही शानदार सवाल है। इसने लिखा हमसे कि y का x%, ध्यान से देखिएगा, लिखा है y का x%, y का x% किसके y% के बराबर है। मतलब अगर हम लोग उसको a मान ले, क्वेश्चन मार्क मान ले, किसके y% के बराबर है, आप बताइए। मैं आपको जैसे एक बात बताऊं, कभी कभी देखिए एक डाउट लोग को बनता है, जैसे हम आपसे कह दें कि हमारे पास एक नंबर है, सपोज को 99 का अगर मैं कह दूं यहां पर 50%, तो आपको दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि 50% मतलब परसेंट हटा दे, नीचे 100 हो गया, 50 दूना मतलब 2 से डिवाइड कर दे, आधा, 2 चौके 8, 2 9 18, 49.5 हुआ। यही अगर मैं आपको ये लिख कर देता कि 50 का 99%, तो आपको तुरंत भ्रम हो जाता, अरे सर 99% कैसे कैलकुलेट करूं। दरअसल मैं आपको एक बात बता दूं, चाहे 99 का 50% बोलो, 99 का 50% बोलो, चाहे 50 का 99% बोलो, बात एक ही है, फर्क नहीं होगा। इधर अगर अमाउंट बढ़ ज्यादा था तो इधर अमाउंट कम हो गया, इधर परसेंटेज कम था तो परसेंटेज ज्यादा हो गया। मतलब याद रखिए y का जो x% होगा वही x का y% होगा। अगर y का x% लिखा है तो याद रखिएगा यही x का क्या होगा बताइए, y% होगा।
सवाल में क्या कहा है इसको पढ़िए। सवाल में जैसे वर्डिंग पढ़िए, क्या लिखा है कि y का x% किसके y% के बराबर होगा, किसके y% के बराबर होगा बताइए। सिंपल सी बात है, यहां पर x, अब जैसे यहां पर लिखा है देखो, पहला ही ऑप्शन है, कितना है x का, और कोई इसमें कंफ्यूजन लेने की आवश्यकता नहीं, x का y% होगा, क्योंकि y का x% करिए, परसेंट हटाइए बटा 100, y का इतना हटाइए, तो सिंपल ही तो बात हो गई। इसमें आपको इधर उधर में कंफ्यूज होने की बिल्कुल आवश्यकता ही नहीं थी, सिंपली मैंने इस सवाल का उत्तर आपको वर्बल बता दिया, लेकिन पूछा जाता है इसलिए इस पर कनेक्ट रहिएगा। आगे बढ़ता हूं, ये बहुत शानदार सवाल है, देखो इसमें कन्वर्जन का उपयोग है। रमेश की ऊंचाई 5 फीट है, 5 फीट जैसे आपकी ऊंचाई होगी, हमारी ऊंचाई है, रमेश की ऊंचाई नैनोमीटर में कितनी होगी, मतलब फीट को किस में कन्वर्ट करने की बात कर रहा है, नैनोमीटर में। देखिए नैनोमीटर शायद आपको कनेक्ट होगा, हम लोग पढ़ते थे 1 मीटर में 10⁻⁹ नैनोमीटर होता है, ऐसा हम लोगों ने पढ़ा है। हम आपको एक कन्वर्जन टेबल देते हैं और उससे आप कनेक्ट करिए। सबसे पहले बता दूं कि 1 फीट जो होता है वो 12 इंच होता है। 1 फीट क्या होता है बताएं, 12 इंच होता है। 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर होता है। 1 फीट में 12 इंच होता है, 12 इंच मिलकर के 1 फीट होते, जैसे हम लोग नहीं है कि अगर हम 5 फीट 11 इंच के हैं तो बस 1 इंच और मिल जाए तो 6 फीट के हो गए। 1 फीट में 12 इंच होते हैं। 1 इंच जैसे होता नहीं कि अगर मान लो हम 10 इंच हैं, 5 फीट 10 इंच हैं, तो फीट तो छोड़ दीजिए, फीट छोड़ दीजिए, इंच की बात करो, 10 गुणे 2.54, इतना सेंटीमीटर हमारी हाइट है। जैसे मान लो आप अभी अपना बताना कमेंट करके, अगर आपकी हाइट 5 फीट 5 इंच है, 5 फीट 5 इंच है, सॉरी 5.5 इंच फीट है आपकी हाइट, 5 फीट है, तो आप समझते हैं आप 5.5 फीट, मैंने कहा 1 फीट 12 इंच होता है, अगर हम इसको इंच में कन्वर्ट कर दें, तो कितना हो जाएगा पता है, ये इंच में हो जाएगा 5.5 इंटू 12 कर देते हैं, अब इंच हो गया। हमने आपको बताया कि 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर होता है, तो अगर 5.5 इंटू 12 इंटू 2.54 कर दें तो यह आपका सेंटीमीटर में हो जाएगा। और आपको बता दूं कि 1 नैनोमीटर बराबर 10⁻⁹ मीटर होता है। 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁹ मीटर होता है, और 1 मीटर हम सबको पता है कि 100 सेंटीमीटर होता है। तो हमारी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम कोशिश करके जो हमारा फीट है उसको हम सेंटीमीटर में ला दें, और ला सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत की बात नहीं। और अगर सेंटीमीटर में आ गया तो सेंटीमीटर से हम मीटर में जा सकते हैं, और मीटर से हम नैनोमीटर में जा सकते हैं। तो सारे कन्वर्जन एकदम पॉसिबल है, बहुत ईजी है, लेकिन आपको क्लियरिटी रखनी पड़ेगी जो मैंने आपको बताया। जैसे आप सवाल देख रहे हो, क्या है आपके सामने सवाल में, सबसे पहले रमेश की ऊंचाई है जो 5 फीट है, कितना है 5 फीट है, तो 5 फीट को आप सबसे पहले इंच में कन्वर्ट करो, 12 हो गया, फिर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो 2.54 सेंटी, इतना हो गया, समझ रहे हैं, क्योंकि 1 फीट 12 इंच होता है, 12 से गुणा किया इंच हो गया, इंच को 2.54 से मल्टीप्लाई किया तो ये आपका सेंटीमीटर हो गया। तो आप इसको चाहे तो मल्टीप्लीकेशन पूरा कर लीजिए, 12 पंचे 60 होता है, 60 गुणे 2.54 है, आप इसको मल्टीप्लाई करें तो 0 हो गया, 6 चौके 24 है, 6 पंचे 30, 30 2 32 की 2 हासिल 3 है, 6 दूना 12 3 15 है, दशमलव 2 स्थानों पर लगेगा, 152.40 क्या हो गया बताएं, ये सेंटीमीटर हो गया, इतना सेंटीमीटर है। अब आप थोड़ा सा आगे बढ़ो, और आगे बढ़ो तो देखो क्या लिखा जाएगा। आगे बढ़ने पर हम लिखेंगे क्या बता है, हमने पढ़ा है, जैसे अभी आपको बता दूं 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है, इतनी जानकारी हम लोग को है। तो सेंटीमीटर से अगर मुझे मीटर में जाना है, सेंटीमीटर से अगर मीटर में जाना है तो हम इसको 100 से भाग कर दे, अपने आप मीटर में हो जाएगा। जैसे अगर आप इसको मीटर में कन्वर्ट करने तो आराम से कर सकते हैं, क्योंकि हमने पढ़ा है कि 1 नैनोमीटर बराबर 10⁻⁹ मीटर होता है, 10⁻⁹ मीटर होता है। तो अगर हमें 1 मीटर कन्वर्ट करना है तो 1 मीटर बराबर 1/10⁻⁹ नैनोमीटर हो जाएगा। समझ रहे इस बात को, इसका मतलब हम 10⁹ नैनोमीटर लिख सकते हैं, 1 मीटर बराबर लिख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं, जब ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। इतना समझ में आ रहा है। और हम सब ने देखिए यहां पर देखा कि हमारे पास ये जो वैल्यू है कैसे है, सेंटीमीटर में है कि नहीं, यस सेंटीमीटर में है। इस सेंटीमीटर को कैसे मीटर में कन्वर्ट करेंगे, 152.40 है, अगर हम इसको 100 से और भाग कर दें, जैसे ही 100 से भाग करेंगे दशमलव यहां नहीं यहां चला जाएगा, तो 1.5240 अब यह आपका मीटर हो जाएगा।
इस मीटर को मुझे नैनोमीटर में कन्वर्ट करना है, इस मीटर को मुझे नैनोमीटर में कन्वर्ट करना है। तो आइए देखिए कैसे हो पाएगा। तो आपने देखा कि 1 मीटर इतना नैनोमीटर होता है, तो 1.5240 जो मीटर है, अगर उसको नैनोमीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं 1.5240 इंटू 10⁻9 नैनोमीटर लिखना पड़ेगा। अब ऑप्शन में देखिए ऑप्शन कैसे कनेक्ट कर रहा है, ऑप्शन कुछ ऐसे कनेक्ट कर रहा है कि दशमलव के स्थानों को 5 तक ले जा रहा है। जैसे 1.524 है अपने पास, 1.52 जैसे हमने जो मल्टीप्लाई किया था, देखो कितना आया था 152.40 समथिंग करके आया था, तो 152 तो सही है। मतलब हम अगर इसको उसी तरह से सेट करें, इसको यहां तक लाएं दशमलव के इस स्थान तक, तो यह स्थान तक आते ही कितना होगा 152। लेकिन आपको पता है तभी पॉसिबल होगा, जैसे अगर सोचो अगर वैल्यू कब बड़ी होगी, वैल्यू तब बड़ी होगी जब गुणे होगा 10 टू द पावर, आपके सामने 10 टू द पावर मतलब यहाँ पर 2 से जब मल्टीप्लीकेशन होगा, या हम ऐसे कह सकते हैं कि नीचे अगर हम यहां दशमलव शिफ्ट करते तो नीचे आपको भाग करना पड़ेगा ना, और भाग करेगा तो 10 टू द पावर 2 यहां घटाएगा जाकर के इसको, तो 1.5240 इंटू 10 टू द पावर माइनस, मतलब यहां पर 2 घट करके 7 हो जाएगा। अब देखिए 10 टू द पावर 7 के साथ ऑप्शन है और नियर अबाउट में ऑप्शन है, मतलब इसको एग्जैक्ट तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन पहले ऑप्शन पर हम लोग जा सकते हैं। तो पहला ऑप्शन इस सवाल के लिए राइट सोल्यूशन हम मान सकते हैं, करेक्ट हो सकता है, और इसी सवाल के आंसर को हम लोग यहाँ पर सही आंसर के रूप में ले भी सकते हैं। मतलब आप इसको एकदम समझिएगा जो मैंने आपको बताया, आशा करता हूं आप सबको समझ में भी आया होगा, ठीक है। क्योंकि देखिए यहां पर एक डाउट जैसे जो बनकर आ रहा है, वो डाउट ये बनकर आ रहा है कि पता नहीं ये जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू है वो किसके इक्वल है। जैसे आप लोग ये देखो यहां पर, क्योंकि ननाबदीज भी दिया हुआ है और ननाबदीज भी दिया है, लेकिन हम लोग इसी को कंसीडर करेंगे नियर अबाउट आंसर में, इसी को कंसीडर आयोग ने भी किया था और इसी को हमें भी कंसीडर करना है। बाकी जैसे मैंने आपको बताया, आप अपनी प्लानिंग समझिए। यहाँ कन्वर्जन में आपको क्लियरिटी आई होगी। अब चाहे तो आप इसको ऐसे ही सेंटीमीटर में रह करके मतलब कन्वर्ट कर लेते, जैसे आप इसी मीटर को, जैसे हम यहाँ अगर सेंटीमीटर में आंकड़ा था तो हम इसको सेंटीमीटर में लिख लेते तुरंत। भाई मीटर को सेंटीमीटर में करने के लिए आप क्या करते बताओ, अगर हम डायरेक्ट करना चाहते तो आप इसको 100 से गुणा करते, इसको भी 100 से गुणा करना होता, करते कि नहीं करते, और वही स्थिति हमारे सामने आ जाती जो हमने अभी पीछे बताया। तो फिलहाल हम पहले ऑप्शन को प्रेफर कर रहे हैं, राइट सोल्यूशन आपका आंसर हो गया। इसको आप तैयार रख लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया आपके लिए। ये सवाल देखो आया हुआ था, ये सवाल जो पिछला एग्जाम रद्द हुआ तो उसी में आया था। a/h है, ठीक है, प्लस y/b है बराबर 1 है। आगे देखिएगा b/y है प्लस कितना है बताएं, z/c है इक्वल टू 1 है। हमसे जो पूछ रहा है मैं यहां लिख रहा हूं उसको, क्या पूछ रहा है, h/a प्लस c/z, इसका मान हम लोगों से पूछा है। तो हमको देखो जैसे a/h यहां दिख रहा है, यहां h/a दिख रहा है, तो हम कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि हम कर सकते हैं। कैसे, हम a/h लिख दें, कितना हो जाएगा 1 माइनस y/b लिख सकता हूं, यस। तो हम लोग इसको a/h ऐसे रहने देते हैं, इसको लिख सकते हैं b माइनस y/b, b माइनस y/b। अब इसको अगर हम ये a करेंगे ना, तो यह b/ कितना हो जाएगा पता है, b माइनस y हो जाएगा। इधर चले आइए, b/y इज इक्वल टू 1 माइनस z/c हो जाएगा, ठीक है। तो b/y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, c माइनस z/c हो जाएगा। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं बताएं, जैसे अगर हम लोग इसको रिवर्स करते हैं यहां पर भी, क्योंकि हमें c/z की आवश्यकता है। जैसे अगर आप, अच्छा एक सेकंड इसको ऐसे छोड़ दीजिए जैसे बता रहा हूं, क्योंकि दरअसल हमको z/c लेना है ना, क्योंकि वहां रिक्वायरमेंट के हिसाब से चलिए, z/c इज इक्वल टू b/y, सॉरी 1 माइनस b/y होगा। तो z/c इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, y माइनस b/y। तो c/z कर दो, क्योंकि c/z की आवश्यकता है अपने को, तो ये y/y माइनस b हो जाएगा, ठीक है। तो आपको इन दोनों को ऐड करना है एज पर एज आवर रिक्वायरमेंट, कैसे जो हमारी जरूरत है, h/a प्लस c/z इज इक्वल टू b/b माइनस y प्लस y/y माइनस b। देखिए समस्या ये नहीं है, समस्या केवल इतनी ही है कि यहाँ पर b माइनस y है, यहाँ पर क्या है y माइनस b है। तो आपको क्या करना पड़ेगा पता है, बस केवल और केवल बीच का साइन अगर पलट दे तो अपने आप चीजें बदल जाएगी। जैसे ऐसे हो जाएगा, b बस माइनस वाई होगा। जैसे आप अगर लिखना चाहे 2 स्टेप बढ़ा सकते हो, b/b माइनस वाई, बस इसको माइनस करते ही ये y ही रहेगा, लेकिन ये b माइनस वाई हो जाएगा। अब बेसिस सेम, डिनोमिनेटर सेम हो गया, तो ऊपर हो जाएगा b माइनस वाई अपान b माइनस वाई। जब खत्म होगा ये, तो ये आपका मान कितना आ जाएगा बताएं, 1 हो जाएगा। राइट सोल्यूशन आपका बी ऑप्शन हो जाएगा।
बढ़िया सवाल था। बी ऑप्शन आपका 1 करेक्ट आंसर होगा। आप सभी लोग इसको देख सकते हैं, उतार सकते हैं, कंफर्म कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ। 14 से बड़े तथा 50 से छोटे 14 से बड़े तथा 50 से छोटे विषम संख्याओं के योग का 1/4 वर्ग है। 14 से बड़े तथा 50 से छोटे, देखिए हमको कहां से लेना है, हमको देखिए 14 से शुरू करना है और 50 के बिलो तक जाना है। तो शुरुआत हमको 15 से करनी है, अंत हमको 49 से करना है। ठीक है, 15 से शुरू करके 49 तक जाना है। ये समूह अगर देखा जाए तो क्रमिक है। कैसा है? क्रमिक है। हमको पहले पता तो हो हमारी संख्या कितनी है। दरअसल हम इसे यहाँ पर इसने बोला है कि 14 से बड़े 50 से छोटे विषम संख्याओं के योग का 1/4 वर्ग क्या होगा। देखो योग निकालना बहुत आसान है। जब क्रमिक संख्याएं होती है तो योग निकालना बहुत आसान है। उसके लिए जो सम का फार्मूला होता है आप उसको लगा सकते हैं, क्या, n/2 a + l, ये फार्मूला लगता है। ये मतलब पहली संख्या और यल मतलब लास्ट संख्या। यन मतलब पदों की संख्या, यन है कितना टोटल, यन बराबर लास्ट, लास्ट मतलब 49 माइनस फर्स्ट मतलब 15, डिफरेंस एक एक विषम के बीच का अंतर कितना होता है, 2 का। भाई जैसे 15 के बाद अगला 17 होगा ना, +1 कर दीजिए। 9 से 5 4 होता है, 4 से 1 3 बटे 2 + 1 17 + 1 बराबर कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। टोटल संख्या 18 हो गई। यहां पर आइए, यहां क्या करना है भाई, सम निकालना है। टोटल संख्या 18 है, बटे 2 कर दीजिए। पहली संख्या आपकी 15 है और अंतिम संख्या आपकी 49 है विषम के रूप में। अब इसने हमसे क्या बोला था, हमसे कहा था क्या कि 14 से बड़े 50 से छोटे विषम संख्याओं के योग का 1/4 वर्ग, 1/4। पहले तो आप ऐसे सोचो कि आपको इसको, जैसे इसको 2 9 18 कर दीजिए, 9 गुणे कितना कर दीजिए, 9 5 14, 4 1 5 1 6, 1/4 करेंगे तो 1/4 करना होगा। 4 से इसको साल डिवाइड करिए, देखिए कितना आता है बताइए, 16 चौके 64 होता है, 16 9 144 होता है, 144 हो गया। अब कह रहा 1/4 वर्ग, 1/4 वर्ग का मतलब होता है कि इसका मतलब 4 से 4 का गुणा एक बार और कर दीजिए। तो आपके सामने जो स्थिति आ रही है, देखिए अगर हम लोग यहाँ पर इसको डन करते हैं, जैसे इस वर्डिंग को देखिए, यहाँ भी देखिए 1/4 ऑफ द सम ऑफ द ऑड नंबर्स ग्रेटर देन 14 बट लेस देन 50 द स्क्वायर ऑफ, द स्क्वायर ऑफ मतलब 14 से बड़े तथा 50 से छोटे विषम संख्याओं के योग का 1/4 जो योग आया अपने पास। अब आप खुद एक बार सोच कर देखिए, जो ये मान आया है एक्चुअली क्या है बताइए, थोड़ा सा आप समझिएगा। ये मान 14 से बड़े 50 से छोटे, 14 से बड़े 50 से छोटे विषम संख्याओं के योग का 1/4 है निकाला। अब आप ये बताइए किसका वर्ग है, किसका वर्ग है बोलिए, आप कहोगे n का वर्ग है, तो n का मान बोलिए कितना हो जाएगा, 12 नहीं हो जाएगा, क्योंकि 12 का वर्ग है। अगर ये 12 का वर्ग है तो क्या किसी ऑप्शन में अवेलेबल है, नहीं, ये डी ऑप्शन इसका राइट सोल्यूशन हो जाएगा। मतलब ये 12 का वर्ग है। दरअसल हमने क्या किया, हमने एक पैटर्न फॉलो किया, 15 से हमने 49 कंसीडर किया, क्योंकि हमें विषम संख्या लेनी जो 2 से नहीं कटती है। तो हमारे पास संख्याएं कुल कितनी, अगर ऐसे देखिए कभी कोई समूह हो, पदों की संख्या निकालने का नियम होता है लास्ट प्लस माइनस फर्स्ट डिवाइड बाई कॉमन डिफरेंस, जितना उनके बीच अंतर होता है +1, इससे पदों की संख्या निकल गई। सम का रूल होता है n/2 पदों की संख्या बटे 2, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या। जब हल किया तो इतना आ रहा था, उसका 1/4 किया 144 आया। 144 किसका वर्ग है, 12 का वर्ग है, तो 12 इसमें ऑप्शन में है नहीं, तो डी ऑप्शन इसका राइट सोल्यूशन देखना होगा। आगे बढ़ता हूं। अब आइए देखिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, और सवाल क्या कह रहा है, निम्नलिखित में कौन सा समूह, मुझे जो समझ में आ रहा था मैं उन सवालों को कवर कर रहा हूं कि जिससे कि आपको वो इंपॉर्टेंट सवाल फील करने को मिले। इसको साल, निम्नलिखित में कौन सा समूह अन्य से भिन्न है। आपके पास ऑप्शंस के रूप में 3 है, 11 है, 13 है और 17 है। पहला ऑप्शन है 7 है, 14 है, 18 है और 37 है। 3 है, 5 है, 41 है, 47 है। फाइनली 3 है, 7 है, 17 है, 71। आप अगर चेक करो तो जहां तक मुझे लग रहा है, दरअसल ये सवाल जब होते हैं ना तो इनको रीजनिंग से कनेक्ट किया जाता है, लेकिन मैथ में इनकी कनेक्टिविटी, इसलिए मैंने सवाल को रखा है। अब अगर हम चारों सवालों को देखते हैं तो पहला ऑप्शन जो आपका दिया है, इस पे सबकी सब प्राइम नंबर है, भाई सब प्राइम है, सब अभाज्य है। इसको देखिए तो इसमें भी सब प्राइम है, सेकंड थर्ड में इसमें भी सब प्राइम है। केवल एक ही नंबर है ऐसा जिसमें एक ही विकल्प जो आपके पास ऐसे भी कुछ कंसीडर नंबर रख रहा है जो कि प्राइम नहीं है, मतलब भाज्य है, को प्राइम है। ठीक है, एक को प्राइम नंबर है अर्थात भाज्य है। तो इसका मतलब ये जो ग्रुप है आपका बी वाला, ये बाकी सभी तीनों ग्रुप से अलग है, क्योंकि बाकी सीक्वेंस करने की जरूरत नहीं, हमें इतने से कंफर्म हो जा रहा है कि जो आपका बी ऑप्शन है दिए गए बाकी विकल्पों से डिफरेंट है, क्योंकि उसमें नंबर का नेचर अलग है। उसमें नंबर के नेचर में भाज्य भाज्य दोनों है, जबकि बाकियों में केवल और केवल अभाज्य है। तो इसी से हम कनेक्ट करके डिफर कर देते हैं
मुझे और किसी स्तर पे जाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। एक परीक्षा में देखिए बहुत ही आसान सवाल है लेकिन पूछ लेता है, एक परीक्षा में 35% छात्र क्या होते हैं, पास होते हैं, 455 छात्र फेल होते हैं, तो परीक्षा में कितने छात्र बैठे थे। ऐसे प्रत्येक सवालों में जो कलेक्शन होता है परसेंटेज के आधार पे 100 होता है। 100% में इसने कहा कि 35% छात्र क्या होते हैं, पास होते हैं, जो कि एग्जाम क्वालिफाई करते हैं। 65% छात्र यहां पर क्या हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं, जो एग्जाम से डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। सवाल क्या कहता है कि 35% अगर पास है, 65% फेल है, और फेल का परसेंटेज के साथ साथ उसने नंबर भी दे रखा है 400 कितना बताएं, 55। सवाल में क्या पूछा, परीक्षा में कितने छात्र बैठे थे, जो कि आपको 100% के हिसाब से कैलकुलेट करना है। मैं कहूंगा कि 65% का मान आपको दिया है 455, ठीक है, आपको निकालना है 100%। तो 100% का मान अर्थात टोटल संख्या हम लोग को कैलकुलेट करनी है, बतानी है कितनी हो जाएगी। 13 से डिवाइड 13 पचे 65, 13 तिया 39 होता है, 13 पचे 65 होता है। 5 से इसको डिवाइड करिए 7 बार जाएगा, 7 का 100 से गुणा कर दीजिए। कुल 700 छात्र थे, जो कि विकल्प आपको यहाँ पर बी में दिया गया है राइट सोल्यूशन के रूप में। विकल्प बी आपके सामने है राइट सोल्यूशन के रूप में, आप देख सकते हैं। एक आदमी ने एक टीवी सेट 3500 में खरीद कर, मतलब उसका क्रय मूल्य कितना है बताएं, 3500 रुपए, 3500 में खरीदा है और उसे 20% के लाभ पर बेच दिया। विक्रय मूल्य पूछ रहा है, देखिए हम आप ऐसे कर सकते हैं, क्रय मूल्य एक्चुअली 100% होता है और अगर 20% के लाभ पर बेचा गया है तो इसको 120% में बेचा है। तो 100 का मान अगर दिया है तो 3500, 100 का मान तो 120 का मान कितना होगा, ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए 2 जीरो खत्म, इसका गुणा इससे कर दीजिए, 1 जीरो, 12 पंचे 60, 12 36, 36 और 6 कितना होता है 42, 4200 रुपए में उसने बेचा है। मैं इसको ऐसे भी करवा सकता था, 20% का लाभ है, देखो 20% का क्या है, लाभ है, जो कि 1 बटा क्या होता है 5 होता है। ये आपका लाभ है, ये आपका क्रय मूल्य है, और विक्रय मूल्य कितना होगा बताएं, 5 में 1 जुड़ करके 6 होता है, ठीक है। तो 5 का मान अपने को दिया है कितना बताएं, 3500। तो अगर लाभ पूछता तो 700 होता, विक्रय मूल्य पूछा है तो 6 सते 4200 होगा। तो 4200 आप लोग राइट सोल्यूशन लगा सकते हैं, जो कि आपको बी ऑप्शन में दिया है। इस सवाल के लिए करेक्ट आंसर आपको देखने को मिल सकता है, आप लोग तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। तो इस तरह से अब अगले सवाल पर देखो हम आते हैं। टाइम एंड वर्क का सवाल देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन है, 10 व्यक्ति 9 घंटे रोज काम करके एक काम को 20 दिनों में पूरा कर लेते हैं। कितने दिन में 25 व्यक्ति 6 घंटे रोज काम करके उस काम को पूरा कर सकते हैं। ऐसा जब भी सवाल आएगा तो एक फार्मूला लगाइएगा, m1 d1 h1 डिवाइड बाई w1 r1, m2 d2 h2 डिवाइड बाई w2 r2। इस पैटर्न को आप फॉलो करिएगा, ठीक है। ऐसे में ऊपर हमेशा मैन पावर रहता है, टाइम रहता है, टाइम में d1 h1 रहेगा, नीचे काम की मात्रा और रेट अर्थात मजदूरी रहती है, यही स्थिति होती है। 10 व्यक्ति होते हैं, 9 घंटे काम करते हैं रोज, और एक काम को 20 दिनों में पूरा कर लेते हैं, ठीक है। आगे बढ़ता हूं, कह रहा कितने दिन में, दिन हमको नहीं पता है, 25 आदमी होते हैं, प्रतिदिन 6 घंटे काम करते हैं, कितने दिनों में उस कार्य को पूर्ण कर पाएंगे। तो आप एक सिंपल रिलेशंस पर हैं और कुछ खास नहीं है, आप ट्राई कर लो, देखो कैसे होता है। 5 पचे 25 होता है, 5 चौके 20 होता है, 3 दूना 6 होता है, 3 तिया 9 होता है, 2 से डिवाइड करिए 2 दूना 4 होता है, 5 से करिए 5 दूना 10 होता है, 3 दूना 6 दूना 12 दिन में। 12 इस सवाल का राइट सोल्यूशन होगा, जो कि आपको बी ऑप्शन में दिया है। राइट सोल्यूशन आप लोग नोट कर सकते हैं। तो बी ऑप्शन 12 दिन करेक्ट आंसर आप लोग लिख लीजिएगा, सही उत्तर है। और आशा करता हूं ये चीज आपके सामने है और स्पष्ट हो गया। 10 सवाल मैंने बोला था, 10 सवाल मैंने हल करा दिए। सेशन कैसा लगा जरूर बताइएगा। आपको फिर से ऐसे लग रहा हो कि और कुछ कराने की नीड है तो कमेंट करके बता दीजिएगा। बाकी मुलाकात फिर से अगली क्लासेस में होगी। अभी के लिए इतना ही। बेस्ट विशेष आपके एग्जाम्स के लिए, आपके लिए जो प्रयास है संभव उसको हम आपको करके देंगे। थैंक यू सो मच, सभी को धन्यवाद।